हेलो वेंक्शन एंड ईजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूँ ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आज हम प्राइवेट आई का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा आर्थर चेन दोनों का पीछा कर रहा था, इसीलिए जैन और ईबो को जंगल में जाना पड़ा। दूसरी तरफ हाइकुआन और उसकी टीम भी ईबो और जैन को खोज रही थी। तो चलो गाइज, इस स्टोरी में आगे क्या होगा आज हम देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। रात गहरी होती गई, केवल उल्लू और कुछ कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। चांद जो थोड़ी रोशनी दे रहा था वो भी अब बादलों में छुपा हुआ था। इसी वजह से पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। जैन, बस कुछ और घंटे और हम यहाँ से निकल जाएंगे, ईबो ने धीरे से कहा, क्योंकि वो जैन को नींद से जगाना नहीं चाहता था। जैन नींद में झटपटा रहा था और वो उन मच्छरों को भगाने की कोशिश कर रहा था जो उसके स्किन पर दावत ले रहे थे। चलो, आज तो मच्छरों का भी नसीब खुल गया है। वो सब दो हैंडसम मैन के स्किन पर दावत ले रहे हैं। तभी अचानक जैन ने नींद में ईबो को गले लगाया। ईबो की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जैन उसकी नींद में उसे गले लगाएगा। फिर ईबो ने भी जैन को वापस गले लगाया। फिर जैन को गले लगाकर सहलाते हुए वो भी नींद में चला गया। अब कुछ घंटे बाद और भोर से पहले, जैन जल्दी उठो, ईबो ने जैन के चेहरे को धीरे से थपथपाते हुए कहा। सुबह के 4 बज रहे हैं और उन्हें उठना होगा और उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। जैन, जल्दी से उठो, सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है, वरना वे बदसूरत कमीने हमें फिर से यहाँ पकड़ लेंगे, ईबो ने कहा। ईबो ने जो कहा उसे सुनकर जैन तुरंत जाग गया। तब उससे एहसास हुआ और उसे याद आया कि कल क्या हुआ था और वे अब कहाँ है। लेकिन उसके लिए और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी बाहें ईबो के चारों ओर लिपटी हुई थी और उनके चेहरे बस 1 इंच की दूरी पर थे। जैन ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और उसने निगाहें फेर ली। मुझे माफ कर देना, जैन ने कहा। कोई बात नहीं, बस इसे जाने दो, ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या हम अब यहाँ से जाने वाले हैं? जैन ने पूछा। हाँ जैन, इससे पहले कि वे लोग हमें यहाँ ढूंढ ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने दूर से एक मुर्गे की बाग सुनी, इसका मतलब है कि आसपास लोग रहते हैं, ईबो ने कहा। जैन फिर वहाँ से उठा जहाँ वो बैठा था, लेकिन फिर उसने अपने लिप्स को बाइट किया, क्योंकि उससे अभी भी अपने पैरों में दर्द महसूस हो रहा था। ईबो ने देखा कि जैन के पैरों में थोड़ी इन्फ्लामेशन हो गई है। जैन, क्या आपको लगता है कि आप चल सकते हैं? ईबो ने पूछा। हाँ, शायद मैं धीरे धीरे चल सकता हूँ, जैन ने कहा। फिर वे दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने के लिए चले गए। अब 1 घंटा बीत गया था और वे अब जंगल से बाहर आ गए थे। जंगल से बाहर आते ही उन्हें एक मोटे घास का मैदान मिल गया। जैन, देखो, हमने कर लिया। इस मैदान से थोड़ा आगे चलते ही हमें लोग मिल सकते हैं जो हमारी हेल्प करे, ईबो ने कहा। जैन, चलो चलते हैं, वरना वे बदसूरत कमीने हमें यहाँ फिर से ढूंढ लेंगे और हम फिर से मुसीबत में पड़ जाएंगे, ईबो ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, जैन ने कहा। अब दूसरी तरफ जंगल के सड़क के किनारे, जहाँ हाइकुआन और उसकी टीम थी। चलो, उन्हें ढूंढना जारी रखते हैं। हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक कि वो दोनों हमें नहीं मिलते, हाइकुआन ने बाकी के लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हुए और अपने रास्ते को रोशन करते हुए मशाल लेकर चलते हुए कहा। हाँ बॉस, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, सभी आदमियों ने एक साथ कहा। वैसे जगुआर, यहाँ घोड़े कब आएंगे? हाओशुआन, जो उसके पीछे था, उसने पूछा। वे जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये लगभग सुबह का टाइम है। वे हमें इस क्षेत्र के दूसरी तरफ मिलेंगे। यह एक जंगल और घास के मैदानों का एक बड़ा एरिया है। अगर वे जंगल से बाहर आ जाएंगे तो हम उन्हें आसानी से घास के मैदानों पर पा सकते हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते। इसीलिए हम उन मैदानों पर घोड़े का यूज करते हुए उनकी खोजबीन जारी रखेंगे, हाइकुआन ने कहा। ठीक है, अब लगभग सुबह के 5 बज गए हैं। अगर वे दोनों रात को आराम करने के लिए यहाँ रुके होंगे तो सुबह होते ही आइस प्रिंस यहाँ से चला जाएगा। आइस प्रिंस उन लोगों को उन्हें आसानी से पकड़ने नहीं देगा, हाओशुआन ने कहा। ठीक है, जैसा कि हम उसे जानते हैं, वो अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए काफी बहादुर है, लेकिन जैन उसके साथ है। जैन को सेफ रखने के लिए वो जो भी कर सकता है वो सब कुछ करेगा, हाइकुआन ने कहा। बिल्कुल,
तुम सही हो, हाओ शुआन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अब जंगल के उस पार छोटे से गांव में कुछ लोग अपने खेतों में अपना दिन शुरू करने के लिए पहले से ही जाग रहे हैं। पेंग चुए और उसके बाद आर्थर चेन ने उस बूढ़े पर्सन से पूछा जो अभी अभी अपने घर से निकला था। आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ के लोग जल्दी ही सो जाते हैं और इस टाइम पर वे लोग जाग जाते हैं, और जब यहाँ अजनबी होंगे तो हम सभी के नजरों से नहीं बच पाएंगे, उस बूढ़े पर्सन ने कहा। अरे ओल्ड मैन, बस मेरे सवाल का जवाब दो, आर्थर चेन ने बूढ़े आदमी पर पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, मैंने आप लोगों के अलावा यहाँ किसी और को नहीं देखा, उस ओल्ड मैन ने जवाब दिया। तभी वहाँ रोमन, तैमूर और दिमित्री दौड़ते हुए आए। बॉस, वे दोनों यहाँ पर नहीं हैं, तीनों ने एक साथ कहा। उनकी बातचीत को सुनते हुए बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। ठीक है, हम इस जगह को नहीं छोड़ सकते। अगर वे दोनों जंगल से सेफली बाहर आते हैं तो उन्हें हेल्प के लिए किसी की जरूरत है, और ये प्लेस जंगल से काफी क्लोज है, आर्थर चेन ने कहा। आर्थर चेन की बातों पर तीनों लोगों ने अपना सिर हिलाया। अब दूसरी तरफ घास के मैदानों में जहाँ जैन और ईबो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी उन दोनों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो वहाँ से जा रहा था। हेलो अंकल, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? हमें आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है, ईबो ने कहा जब उसने बूढ़े आदमी को उनसे कुछ मीटर दूरी पर देखा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। मेरी एक छोटी सी प्यारी फैमिली है और हम यहाँ शांति से रहना चाहते हैं, उस ओल्ड मैन ने जवाब दिया। अंकल, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमें बस आपकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मेरे दोस्त के पैरों में चोट लगी है और अगर वो ठीक हो गया तो हम यहाँ से चले जाएंगे, ईबो ने जोर देते हुए कहा। प्लीज अंकल, बस थोड़ी देर के लिए हमारी हेल्प करो, जैन ने भीख मांगते हुए कहा। लेकिन वे लोग गुंडे के जैसे दिख रहे थे, मानो वो कभी भी किसी को मार सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारा गांव आप लोगों के बीच में फंसे, ओल्ड मैन ने जवाब दिया। रुको अंकल, आपके कहने का मतलब क्या है? ईबो ने कहा, हालांकि वो पहले से ही जानता है कि अंकल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग गांव में आए थे और वे दो लोगों की तलाश कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि वे दो लोग आप हैं, उस बूढ़े आदमी ने गांव की ओर इशारा करते हुए कहा जहाँ से वो अभी अभी आया था। आपका क्या मतलब है कि वे बसरत कमीने पहले से ही हमें गांव में ढूंढ रहे हैं? ईबो ने पूछा। उस ओल्ड मैन ने अपना सिर हिलाया। ईबो, अब हम क्या करें? जैन ने पूछा। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, उस ओल्ड मैन ने जैन और ईबो को देखते हुए कहा। अंकल, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? जैन ने उस बूढ़े आदमी का पीछा करते हुए पूछा। मेरे पास यह एक छोटी सी झोपड़ी है, मुझे नहीं लगता कि वे लोग तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे, उस बूढ़े आदमी ने उन दोनों को रास्ता बताते हुए कहा। फिर वे तीनों घास के मैदान की दूसरी ओर चले गए जहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। फिर वे तीनों घर के अंदर चले गए। यहाँ कुछ पानी और खाना है, तुम लोग चाहो तो इसे खा सकते हो, मैं बाद में घर जाकर दूसरा ले आऊंगा। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत ही थके हुए हो और भूखे भी। यहाँ कुछ जड़ी बूटी है, ये तुम्हारे पैरों की इन्फ्लामेशन कम करने में तुम्हारी हेल्प करेगी, उस बूढ़े आदमी ने जैन को देखते हुए कहा। अंकल, आपकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया, हम आपके काइंडनेस को याद रखेंगे और बाद में इसे रिपे करेंगे, जैन ने कहा। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपने तरीके से हेल्प करूंगा जिन्हें भी मेरी जरूरत है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। अंकल, क्या आप हमसे नहीं डरते? और तुमने ये नहीं सोचा कि हम बुरे लोग भी हो सकते हैं? ईबो, जो जैन के पैरों पर मरहम लगा रहा था, उसे देखते हुए जैन ने पूछा। जिस तरह से उन लोगों ने मुझसे बात की और जिस तरह से आपने मुझसे बात की थी, उस वजह से मुझे पता चल गया कि तुम लोग अच्छे हो, लेकिन तुम दोनों इस जगह पर क्यों आ गए? बूढ़े आदमी ने पूछा। फिर जैन ने जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वो सारी बातें उस बूढ़े आदमी को बता दी। तुम दोनों सच में लकी हो कि तुम उस जंगल से सेफली बाहर आ गए। उस जंगल में खतरनाक जानवर और सांप भी है। अंकल, आपने ही कहा था कि हम अच्छे लोग हैं, इसीलिए जंगली जानवरों ने भी हमें बख्श दिया, जैन ने हंसते हुए कहा। जैन और ईबो कुछ घंटों के लिए वहाँ रुके और थोड़ा आराम किया। फिर उन दोनों ने जाने का प्लान बनाया। ठीक है अंकल, अब हम जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम श्योरली यहाँ वापस आएंगे और आपके साथ ज्यादा समय बिताएंगे,
दोनों ने कहा वो जाने ही वाले थे कि कुछ लोग वहाँ आ गए। फिर बूढ़े आदमी ने छोटे से हॉल से बाहर झांकते हुए देखा, वे बुरे लोग यहाँ आ गए हैं। उस बूढ़े आदमी ने कहा। ईबो ने भी छोटे से हॉल से देखा कि बूढ़ा आदमी किसके बारे में बात कर रहा है। ईबो ने रोमन को वहाँ आते हुए देखा। अंकल, हम उनसे बचने के लिए कहाँ जा सकते हैं? ईबो ने पूछा। तुम दोनों पीछे से भाग जाओ, उस बूढ़े आदमी ने कहा। अंकल, बस अपना ख्याल रखो, हम फिर से आपसे मिलने के लिए यहाँ वापस आएंगे, जहन ने कहा। फिर उसने ईबो का पीछा किया, जो पहले से ही झोपड़ी के पीछे उसका इंतजार कर रहा था। जैसे वे दोनों पीछे से चले गए, तब आर्थर चेन का ग्रुप उन्हें खोजते हुए वहाँ आ गया। आर्थर चेन के आदमी उस झोपड़ी के आजू बाजू देखने लगे। जहन, अगर तुम्हारा पैर अब ठीक है तो बेहतर होगा कि हम यहाँ से दौड़ते हुए जाएं, ईबो ने कहा। ठीक है, जहन ने कहा। फिर वे दौड़ने लगे। आर्थर चेन, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। बूढ़े आदमी की झोपड़ी के पीछे चलने वाले दिमित्री ने देखा कि दो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। आर्थर चेन और उसके आदमियों ने बूढ़े आदमी को छोड़कर दिमित्री की ओर भागने लगे। आप किसका इंतजार कर रहे हो? उनका पीछा करो, आर्थर चेन ने ऑर्डर दिए। फिर उन्होंने ईबो और जहान का पीछा किया। जहान और ईबो ने दौड़ते हुए छोटे से जंगल को पार किया, लेकिन वे दोनों इसके और आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वे दोनों उस चट्टान पर पहुंच गए थे जहां से नीचे एक महासागर था। ईबो, अब हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ से और भाग नहीं सकते। देखो कितनी बड़ी खाई है, अगर हम यहाँ से गिरते हैं तो शायद ही हम बच पाएंगे। और ईबो, मैं अब बहुत थक गया हूँ, जैन ने अपने घुटनों के बल झुकते हुए और हाँफते हुए कहा। फिर आर्थर चेन और उसके आदमी भी वहाँ आ गए। तुम्हें पता है ईबो, मुझे पता था कि तुम दोनों दौड़ते दौड़ते थक जाओगे। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पीछा करना कभी भी बंद नहीं करूँगा। ईबो, अगर मैं तुम्हें ढूंढते हुए रूस से यहाँ चाइना आ सकता हूँ तो उसके सामने ये जंगल कुछ भी नहीं है, आर्थर चेन ने कहा। तुम बदसूरत कमीने, तुमने बहुत बात की, जैन ने बीच में इंटरफेयर करते हुए कहा। ओ हाय जैन, शाओ ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस। तुम्हें पता है क्या, मैं आज बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं एक तीर से दो निशाने लगाने वाला हूँ, आर्थर चेन ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा। ईबो, वो क्या बात कर रहा है? जैन ने ईबो के करीब फुसफुसाते हुए कहा। जैन, वो हमारे बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो दो पक्षियों को मारने के बारे में क्या बात कर रहा है। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं, वो अपने आप में ही सब उगल देगा। ईबो ने धीरे से फुसफुसाते हुए जैन को जवाब दिया। बेशक कि तुम दोनों अब यही सोच रहे होगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम दोनों नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, आर्थर चेन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने सोचा कि उसके सामने वाले दो पर्सन इडियट है, जबकि उसके आदमी उसके हाथों में बंदूक के साथ उसे गौर से देख रहे थे और उन दोनों की तरफ इशारा कर रहे थे, जबकि पेंगचुए जहान को सिर्फ घूर रहा था और जहान ने उसकी आंखों में सवालों के साथ देखा। ओ वैसे जहान, तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त मेरे साथ क्यों है? तुम्हें जानने और समझने के लिए वो एक स्टूपिड दोस्त है और जिस पर तुम भरोसा नहीं कर सकते। वो बस पैसे की वजह से और जलसी के कारण तुम्हें धोखा देने में कामयाब रहा। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ पेंगचुए? आर्थर चेन ने पेंगचुए को देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। जहान, ये बात सच नहीं है, पेंगचुए ने जहान को देखते हुए कहा। ओ, तो क्या ये बात सही नहीं है? क्या ये पैसों के लिए नहीं था जिसकी वजह से आपने मुझे बताया कि ईबो शाओशू के अंडर काम कर रहा है और आपने ही मुझे एक सजेशन दिया था ताकि मैं उन्हें जाल में फंसा लूं, ताकि मैं तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पे कर सकूं, क्योंकि तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम जहान से जलस हो क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जिसे तुम चाहते थे, और वो पागल है क्योंकि वो अपने पिता से जो कुछ भी मांगेगा वो आसानी से ले सकता है, जबकि तुमने अपने फैमिली बिजनेस को गिरा दिया और दिवालियापन में जिसने तुम्हारी माँ को बीमार कर दिया और अब वो कोमा में है, आर्थर चेन ने कहा। आर्थर चेन ने जो कुछ भी खुलासा किया था उसकी वजह से जहान हैरान था। पेंगचुए, क्या ये बात सच है? जहान अपने सबसे अच्छे दोस्त को शक भरी नजर से देखते हुए कहा, क्योंकि जहान को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त इन सभी वर्षों में उसके खिलाफ था। हालांकि जहान उसे दोस्त से कहीं ज्यादा अपने भाई जैसा मानता था, लेकिन फिर भी पेंगचुए ने उसे धोखा दे दिया। जहान को टूटते हुए देखकर ईबो ने उसकी कलाई पकड़ ली। आराम से जहान, उस आर्थर चेन को अपने दिमाग से खेलने मत दो।
ईबो ने कहा। ईबो ने जैन की कलाई पकड़े हुए देखकर आर्थर चेन मुस्कुराया। वाओ ईबो, आप तो बहुत प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप दोनों को जीवित नहीं रहने दूंगा, आर्थर चेन ने कहा। आर्थर चेन, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें अपने पिताजी से कुछ देने के लिए कहूँगा, 10 मिलियन, 20 मिलियन या 50 मिलियन। जैन ने अपने दांत पीसते हुए पूछा। जैन, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं तो पैसे बंदूक को सेल करके या सिंडिकेट से कमा सकता हूँ। मुझे तो बस तुम्हारी जिंदगी चाहिए, तुम दोनों। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस दुनिया से गायब हो जाओ। पहले वैंग ईबो, क्योंकि वो मेरे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। वो मेरे गले में गार्ड जैसा है और वो मेरे सभी प्लान को खराब करता है। और तुम जैन, मेरे पिता को मारने वाले पर्सन के एकलौते बेटे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी गायब हो जाओ, तभी तुम्हारे पिता समझेंगे कि अपने जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन को खोना कितना दर्दनाक है, आर्थर चेन ने कहा। मेरे पिताजी ने किसी को नहीं मारा, उसने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, वो तुम्हारे जितना बुरा नहीं है, जैन ने गुस्से से कहा। हाँ, ये बात सच है कि उसने मेरे पिता को नहीं मारा, लेकिन उसी के कारण मेरे पिता जेल में मर गए थे, आर्थर चेन ने कहा। अब आर्थर चेन की बात सुनकर ईबो और जैन एक दूसरे को देखने लगे। ईबो और जैन के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर आर्थर चेन ने एक आह भरी। क्या आप दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आई? मैं उस पर्सन का बेटा हूँ जिसे उन्होंने वर्षों पहले जेल में डाल दिया था। और हाँ, मैं उसी पर्सन का एकलौता बेटा हूँ जिसने आपको 4 साल की उम्र में आपका किडनैप कर लिया था। मेरे पिता ने उनसे जेल से बाहर जाने की भीख मांगी, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा था और मेरी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन वो मुझे ले गया और एक ऑर्फनेज में भेज दिया। लेकिन वहाँ के लोग मुझे धमकाने के लिए बहुत क्रूअल थे। जब मैं 10 साल का हो गया तब मैं वहाँ से भाग गया। तब मैं बहुत लकी था, क्योंकि किसी ने मुझे ढूंढ लिया और वो मुझे अपने घर ले गए और मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया, आर्थर चेन ने कहा। ईबो ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि आर्थर चेन और जैन के किडनैपर का एकलौता बेटा एक ही है, जिसे उसका भाई और उसकी पूरी टीम ढूंढ रही है। तो मुझे लगता है कि मिस्टर शाओशू इंग को धमकी देने वाले पर्सन भी आप ही है, ईबो ने पूछा, और उसने अभी भी जैन की कलाई पकड़ रखी थी। हाँ आइस प्रिंस, मैं वही पर्सन हूँ जो उन्हें धमकी दे रहा था, आर्थर चेन ने कहा। ईबो की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि वो नहीं जानता था कि आर्थर चेन को उसका कोड नेम कैसे पता है, जहाँ तक कि उसका कोड नेम केवल उसकी टीम ही जानती थी। आर्थर चेन की बात सुनकर जैन ने ईबो की ओर देखा। उसके आईब्रोज ऊपर उठे हुए थे, क्योंकि वो कुछ सोच रहा था। ओ जैन, क्या तुम्हें नहीं पता कि वही आइस प्रिंस है? वो एक नॉर्मल बॉडीगार्ड नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। वो बहुत मिस्टीरियस पर्सन है और वो तुमसे बहुत कुछ छिपा भी रहा है, आर्थर चेन ने कहा। आर्थर चेन, मेरा काम उसका प्रोटेक्शन करना है और उसे सेफ रखना, ना कि उसे मेरे कामों के बारे में जानकारी देना। जहाँ तक कि वो जानता है, मैं तुम्हारी तरह ठग और लूजर नहीं हूँ, ईबो ने कहा। ईबो की बातें सुनते हुए आर्थर चेन आगे पीछे चलने लगा। फिर उसने ताली बजाई। ठीक है, चलो देखते हैं कि आप उसका प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, आर्थर चेन ने कहा। फिर उसने जल्दी से रोमन के हाथ से 45 कैलिबर की गन पकड़ ली। फिर उसने जैन पर निशाना बनाया, जिसे देखते ही ईबो ने जैन को जल्दी से उसे अपने पीछे खींच लिया। वाओ ईबो, आप तो सच में एक हीरो है। आप उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस करने की हिम्मत करते हैं, आपको तो मानना पड़ेगा। और ये बात सच में अमेजिंग है, आर्थर चेन ने कहा। जैन, अब हमें इस चट्टान से कूदने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है, ईबो ने कहा। ईबो ने अपना सिर झुकाते हुए और जैन को पीछे देखते हुए फुसफुसाया। ईबो, क्या तुम वही आईपी मैन हो जो मुझे फ्लावर्स सेंड करता था? जैन ने ईबो को जवाब देने के बजाय सवाल पूछा, क्योंकि आर्थर चेन ने उसे जो कुछ भी बताया था, उसने बस यही बात सोची कि ईबो वही पर्सन था जो उसे फ्लावर्स सेंड करता था। हाँ जैन, मैं वही पर्सन हूँ, लेकिन जब हम यहाँ से निकलेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ईबो ने कहा। ईबो, इस सब के लिए शुक्रिया, जैन ने कहा। फिर जैन ने पीछे देखा। चट्टान बहुत ऊंची है, उसे यकीन नहीं है कि अगर वे उस चट्टान से नीचे कूद जाएंगे तो वे जीवित रह सकते हैं या नहीं। बहुत ऊंची खाई देखकर जैन ने ईबो की कमीज को कसकर पकड़ रखा और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली।
क्योंकि उसे डर था कि नीचे कूदने से वे बच पाएंगे या नहीं। जैन को अचानक अपनी माँ का ख्याल आया। माँ, हमारी हेल्प करो, जैन ने मन में सोचा। जैन, क्या तुम ठीक हो? ईबो ने जैन से पूछा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी शर्ट पर जैन की पकड़ कड़ी हो गई है। ईबो, मुझे डर लग रहा है, जैन ने कहा। डरो मत जैन, मैं यहाँ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हम दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं, ईबो ने जैन को एश्योर करते हुए कहा। ईबो और जैन, क्या तुम मुझसे बचने के लिए उस चट्टान से नीचे कूदकर बचने की सोच रहे हो? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सिर्फ मेरे हाथों से मरो, आर्थर चेन ने कहा। ईबो ने आर्थर चेन की ओर देखा। उसने सोचा कि नीचे कूदने का प्लान फायदे में होगा, क्योंकि आर्थर चेन और उसके आदमी पहले ही गन लेकर उन दोनों को निशाना बना रहे थे। अगर ईबो उनके साथ लड़ेगा तो हो सकता है कि आर्थर चेन का प्लान सक्सेस हो। इसीलिए ईबो ने सोचा कि वो डंपो आर्थर चेन का प्लान सक्सेस होने नहीं देगा और आर्थर चेन के हाथों से मरने के बजाय वो जैन के साथ इस चट्टान से नीचे कूदकर मरना पसंद करेगा। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? गाइस, आपको क्या लगता है कि ईबो को क्या करना चाहिए? आर्थर चेन के साथ लड़ाई करनी चाहिए या उस चट्टान से नीचे कूदना चाहिए? और क्या ईबो और जैन वहाँ से बच पाएंगे? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।